सब क्लब में बैठे डिनर कर रहे थे। आहान मयूरी को पनीर टिक्का खाते देख रहा था। उसने मयूरी को उसके लिए एक टिक्का सर्व करने को कहा तो यह सुन मयूरी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने मन में सोचा, मैंने इनवाइट नहीं किया था, आप खुद ही इनवाइट हो गए थे। फिर खुद को समझाते हुए बोली, जो भी हो मयूरी, अब यह पार्टी में आया है तो तुझे इसे झेलना तो पड़ेगा। इतना कहकर उसने जल्दी से वहां रखे टिक्के के सारे पीसेस उठाकर उसकी प्लेट में रख दिए। पर अब आहान का ध्यान किसी और की तरफ था तो उसने चुपके से उसकी प्लेट में से टिक्के के कुछ पीसेस उठाकर अपने लिए निकाल लिए। फिर मन ही मन दोबारा से बड़बड़ाने लगी, इस वायुमंडल को तो पता भी नहीं है कि मैंने इसकी प्लेट से टिक्के के कुछ पीसेस निकाल लिए हैं। अपनी इस हरकत पर वह बहुत खुश हो रही थी। इसी खुशी में उसने आहान से कहा, आप खाना तो एंजॉय कीजिए मिस्टर रायजादा। उसकी बात सुन आहान ने उसे दिखा कर टिक्का खाने लगा। हालांकि वह जानता था कि मयूरी ने उसकी प्लेट से टिक्के के पीसेस उठाए थे, पर वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं था। पर मन ही मन वह उसके इस बचपने पर हंस रहा था। पर तभी वहां एक आवाज आई, हमारे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है मिस मयूरी, क्या मैं आपके लिए एक टोस्ट कर सकता हूँ? आपने हाथ में नर्वसली शैंपेन का गिलास के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक मेल कलीग मयूरी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह मयूरी को प्रपोज करने जा रहा है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट की उम्मीद और रिजेक्ट होने का डर क्लियरली देखा जा सकता था। वहीं मयूरी आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर हर कोई यही कहता कि वह जरूर किसी बहुत अच्छी और बड़ी फैमिली से है। पर उसे नहीं पता था कि वह कलीग उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मयूरी ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने सामने रखा शैंपेन का गिलास उठा लिया। यह देखकर वह मेल कलीग भी अपना गिलास उठाकर उसके गिलास से टच कराकर एक बार में सारी शैंपेन पी गया। मयूरी ने उसे देखते हुए कहा, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं। मैंने अपना बेस्ट दिया और काम भी बन गया। उसकी बात सुन उस मेल कलीग को अजीब लगा, क्योंकि वह तो उसे कुछ और ही कहना चाहता था और मयूरी ने यह समझ लिया था कि वह उसे उसकी डील की सक्सेस के लिए यह सब कह रहा था। इससे पहले वह उसे कुछ कह पाता, मयूरी अपनी जगह पर वापस बैठ चुकी थी और अपना टिक्का एंजॉय करने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके लिए इस वक्त टिक्के से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। पहले जब आहान ने उस मेल कलीग को मयूरी से बात करते हुए देखा तो उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से हो गए थे, पर जब उसने उसे निराश होकर वापस अपनी जगह पर बैठते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आहान के साथ रिया और वर्धन भी इस पार्टी में आए थे। वो दोनों ही इस वक्त आहान को स्माइल करते हुए नोटिस कर रहे थे। आहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें यह टिक्का इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम मेरी प्लेट से भी ले सकती हो। उसकी बात सुन मयूरी हैरान रह गई। यह वाइडो मुझे टिक्का लेने के लिए कह रहा है, यह ठीक तो है ना? पर तभी दूसरी टेबल पर बैठा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और एम्प्लॉय उठकर खड़ा हो गया। उसने मयूरी की ओर देखकर टोस्ट के लिए कहा, कांग्रेचुलेशंस मिस मयूरी, आपने अभी अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और इतने कम टाइम में ही आपने सुहाना जैसी सेलिब्रिटी से पब्लिसिटी डील साइन करवा ली। सच में आप काफी टैलेंटेड हैं। पहले वाले एम्प्लॉय के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर यह एम्प्लॉय खुद को प्रिपेयर करके आया था। उसने मयूरी के जवाब का वेट किए बिना ही अपना ड्रिंक लेकर एक ही घूंट में उसे पी लिया। उसके बाद उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, आप काफी खूबसूरत हैं मिस मयूरी। यह सुन मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुहाना वाली पब्लिसिटी डील के लिए आप सभी ने बेहद मेहनत की थी। यह डील आप सब लोगों की वजह से ही तो फाइनल हो पाई है। हम आगे भी इसी तरह मिलकर काम करेंगे। मयूरी को हर हाल में अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने थे, इसलिए उसने उनके साथ शैंपेन पीने के लिए मना नहीं किया था। जब वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय ने देखा कि मयूरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उन सब लोगों ने अपना शैंपेन का गिलास उठाया और मयूरी के लिए टोस्ट करने लगे। अभी तक वहां एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पार्टी ही चल रही थी
पर बाद में वह पार्टी मयूरी के लिए बन गई। वहीं जब आहान ने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज, स्पेशली मेल एम्प्लॉयज मयूरी के लिए टोस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए थे तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वह उन्हें घूरते हुए देखने लगा। अगर देखा जाए तो यह फर्स्ट टाइम था जब किसी डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी कंपनी के सीईओ के साथ खाना खाया था। फीमेल एम्प्लॉय के लिए तो आहान उनके दिल का राजा था। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने तो हिम्मत करके उसे प्रपोज करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके कोल्ड एक्सप्रेशंस देखकर वे पीछे हट गईं। तभी अचानक मयूरी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना शैंपेन का गिलास उठाया और उठकर खड़ी हो गई। फिर आहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एंटर ही नहीं हो पाती। पर तभी उसने देखा कि आहान के चेहरे पर अब भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वह उसी की तरफ अपनी गहरी काली आंखों से देख रहा था। यह देखकर मयूरी घबरा गई और जल्दी से अपना टोस्ट खत्म करके वापस अपनी जगह पर बैठ गई, जैसे उसने अभी कुछ किया ही ना हो। उसने अपना सर झुकाया और एक ही सांस में पूरी शैंपेन खत्म कर दी और वापस अपनी जगह पर बैठकर खाना खाने लगी। नियति अब तक वापस आ गई थी। अभी तक सभी लोगों का खाना भी हो गया था। तभी वहां मौजूद एम्प्लॉयज में से किसी ने सजेशन दिया, चलिए गेम खेलते हैं। आई थिंक ट्रूथ एंड डेयर बेस्ट रहेगा। उसके सजेशन को सभी लोगों ने खुश होकर मान लिया। सजेशन देने वाला एम्प्लॉय ही एक बार इस गेम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने लगा। वैसे तो इस गेम के बारे में सब जानते हैं, बट फिर भी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। हम वॉल्ट स्पिन करेंगे, जिसके सामने वॉल्ट रुकेगी उसे ट्रूथ या डेयर में से कोई एक चीज चुननी होगी। अगर डेयर चूज किया तो बाउल में से एक चिट उठाकर वही करना होगा जो उसमें लिखा होगा और अगर ट्रूथ चूज किया तो बाकी लोगों में से कोई भी उनसे कैसा भी सवाल पूछ सकता है, जिनका उन्हें सच सच जवाब देना होगा। मयूरी हमेशा से गेम्स में अच्छी नहीं थी, इसलिए इस वक्त भी उसका ध्यान गेम पर नहीं बल्कि अपने खाने पर ही था। वह उन डिशेस को धीरे धीरे एंजॉय करके खा रही थी। फिर जब बोतल को घुमाने की आवाज आई तब जाकर उसने उस तरफ देखा और ध्यान दिया। फर्स्ट राउंड एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ शुरू हुआ और नेक्स्ट राउंड में बोतल कामना के सामने जाकर रुकी। यह देखकर वह अपनी जगह से उठी और सीधा बोली, आई चूज डेयर। फिर उसने अपने सामने बॉल में से एक चिट उठाकर जोर से पढ़ने लगी, तुम्हारे सबसे करीब मौजूद किसी ऑपोजिट जेंडर को करीब 2 मिनट के लिए हक करो। यह सुनकर आसपास बैठे सभी लोग उसकी ओर एक्साइटेड होकर देखने लगे और यह भी देखने लगे कि कामना के सबसे पास में कौन सा मेल कलीग खड़ा है। तब वे एक्साइटेड होकर एक साथ कहने लगे, अपने डेयर को पूरा करो, गले मिलो, गले मिलो। उन लोगों को इतना एक्साइटेड होता देखकर मयूरी भी एक्साइटेड हो गई और वह भी उनके साथ मिलकर चिल्लाने लगी। हालांकि पहले तो कामना थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, पर क्योंकि उसने डेयर चुना था तो उसने अपने पास खड़े एक कलीग के पास जाकर उसे हक कर लिया। पनिशमेंट पूरा हो जाने के बाद अब कामना की बारी बोतल घुमाने की थी। सभी लोग अपने मन में प्रे कर रहे थे कि काश इस बार बोतल आहान के सामने आकर रुके, पर इस बार बोतल आहान के सामने नहीं बल्कि नियति के सामने जाकर रुकी थी। यह देखकर वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने वालों को एक तरफ किया। मयूरी तो आज इस पार्टी का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही थी, पर नियति भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने आज जो ड्रेस पहनी थी उसमें वह बाकी दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी उन एम्प्लॉयज में से किसी ने उससे पूछा, नियति मैम, आपके पीछे तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के पड़े होंगे, पर आप बताइए कि आपके दिल पर भी किसी का राज है। जैसे ही नियति ने यह सवाल सुना तो वह हैरान हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। तभी उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यस, कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। नियति के इस जवाब ने वहाँ का पूरा माहौल बदल दिया। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर नियति किसे पसंद करती थी।
कौन था वह इंसान जिसे नियति जैसी परफेक्ट लड़की लाइक करने लगी थी। वहीं अपनी बात कह देने के बाद नियति आहान का रिएक्शन नोटिस करने लगी। वह अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर आहान भी उसे पसंद करता होगा तो यह बात सुन उसे जेलसी होगी। हालांकि आहान आराम से अपनी जगह पर बैठा शैंपेन पी रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसका ध्यान तो अभी बस मयूरी पर ही था। शैंपेन पीते हुए भी वह बीच बीच में उसकी तरफ पलट कर देख रहा था, जो अभी भी वहां बैठी अपना खाना एंजॉय कर रही थी। यह देखकर नियति के चेहरे की स्माइल एक झटके में गायब हो गई और वह गुस्से से खुद से बोली, क्या सच में आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे लाइक करती हूँ? इसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। खुद से इतना कहकर उसने अपनी गिलास में से और शैंपेन डाली और आगे बढ़ने के लिए बॉल घुमा दी। बोतल रुकने से पहले उसने जानबूझकर अपना हाथ अड़ा दिया ताकि बोतल मयूरी के सामने ही रुके। फिर उसने माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मयूरी, बट नाउ इट्स योर टर्न। मयूरी किसी चीज से डरती नहीं थी। उसने तुरंत उसकी बात मानकर कहा, मैं ट्रूथ चूज करूंगी। यह सुन वह मेल एम्प्लॉय जिसने उसके लिए सबसे पहले टोस्ट किया था, वह उठकर खड़ा हो गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ देख थोड़ा शर्माते हुए पूछने लगा, मिस मयूरी, आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं? मयूरी ने बिना सोचे जवाब दिया, जो काइंड हार्टेड हो, जेंटलमैन हो, वही होगा मेरे टाइप का लड़का। आहान चुपचाप मयूरी की बातें सुन रहा था। वहीं मयूरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आहान का मजाक बना रही हो। वह अपने मन में सोच रहा था, यह तो मुझे वायुमंडल खड़ूस जैसे नामों से बुलाती है ना, और खड़ूस और काइंड हार्टेड तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगले ही पल वह अपने ख्यालों से बाहर निकला और नॉर्मल हो पार्टी एंजॉय करने लगा। तभी मयूरी ने कहा, अब मेरी टर्न है बोतल घुमाने की, अब मेरी बारी है। उसने पहले अपने दोनों हाथों को फोर्स के साथ रगड़ा, फिर उस पूरे फोर्स के साथ बॉल को घुमा दिया। इस बार बॉल बहुत देर तक घूमती रही। सब लोग उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। तभी बोतल धीरे धीरे स्लो होने लगी और आखिर में जाकर आहान के ऊपर रुक गई। सब लोग यह देखकर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए थे। यहाँ तक कि मयूरी खुद भी कुछ देर तक बोतल को ही घूरती रही। फिर उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, अगली छिपकली या सुअर, इस बोतल को भी अभी इस वायुमंडल के सामने जाकर रुकना था। उसका मन तो कर रहा था कि वह एक बार फिर से बोतल को घुमा दे, पर तब आहान ने कहा, ट्रूथ। उसके इतना कहते ही एम्प्लॉइज में फुसफुसाने की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी फीमेल एम्प्लॉइज उसकी ओर नजरें गड़ाकर देखने लगी। मयूरी को ऑकवर्ड देखकर नियति ने कहा, मयूरी, यह पार्टी तुम्हारे लिए थी और अब बोतल तुमने घुमाई है तो आहान से सवाल तुम ही पूछ लो। यह सुन सभी फीमेल एम्प्लॉइज यही सोचने लगे कि काश मयूरी आहान से कुछ ऐसा पूछे जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ना हो। मयूरी भी कुछ देर सोचने लगी कि उससे आखिर क्या पूछा जाए। कुछ देर सोचने के बाद फाइनली उसने अपना मुंह खोला और उससे पूछा, मिस्टर रायजादा, आपको लड़के पसंद है या लड़की? उसका यह अजीब सा सवाल सुन सब शांत हो गए। सारी टेबल्स पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब लोग एकदम चुप बैठे आहान और मयूरी को देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मयूरी का यह सवाल उन पर ही भारी ना पड़ जाए। इस वक्त सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। वर्धन और रिया भी मयूरी के सवाल से हैरान थे। वहीं आहान के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही अजीब एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। तभी जिसने इस गेम का सजेशन दिया था वह उठकर बोला, बहुत लेट हो गया है, मुझे निकलना होगा। थैंक्स एवरीवन। ही इज राइट, मुझे भी घर टाइम से पहुंचना है। उसकी बात के बाद एक एक करके सारे एम्प्लॉइज जाने लगे। वही मयूरी मन ही मन में इस वक्त यही बड़बड़ा रही थी, यह तूने क्या पूछ लिया डोपी? गेम खेलना नहीं आता तुझे? तू बेवजह इन सब झमेले में क्यों पड़ती है? अब यह वायुमंडल तुझे छोड़ेगा नहीं। सबको आहान के गुस्से से डर लग रहा था। मयूरी भी अपने सवाल पर पछता रही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो वहीं बैठी बाकी लोगों को वहां से जाते हुए देख रही थी। इस वक्त वो भी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर आखिर में वो भी वहां से बाहर निकल गई।
उसने भी आज भी की पार्टी में थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी तो बाहर आकर अपने लिए टैक्सी रोकने लगी। तभी उसकी नजर आहान की स्पोर्ट्स कार पर गई। उसे देखकर पहले तो उसने सोचा कि वो उससे लिफ्ट मांग ले, पर तभी उसे अंदर जो हुआ वो सब याद आने लग गया। वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी आहान ने अपनी कार उसके सामने लाकर खड़ी कर दी और उसे घूरते हुए बोला, कार में बैठो। मयूरी वहीं खड़ी हुई थी। अगले ही पल उसने आगे बढ़ने के बजाय अपने कदम पीछे ले लिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो, क्योंकि अगर एक किसी नॉर्मल टाइप पर हुआ होता तो आहान जैसा हैंडसम लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर उसे पिक करने आता तो वो जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती। पर अभी अंदर जो उसने उससे सवाल पूछा था वो याद करके उसे उससे ज्यादा डर लगने लगा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, काश शैंपेन की जगह वाइन पी होती तो तुझे कम से कम ये तो पता नहीं होता कि तू अभी अभी अंदर क्या करके आई है। फिर तो चुपचाप उसकी कार में बैठकर चली जाती और तब शायद ये वायुमंडल तुझसे कुछ नहीं कहता। पर तूने जो भी कहा सब पूरे होश में कहा। डूबी अब ये तुझे नहीं छोड़ेगा। आहान अभी भी उसे घूर रहा था। तभी मयूरी के मुंह से निकले ड्रिंक शब्द से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो आहान की ओर बढ़ी और बोली, मिस्टर रायजादा, आपने पार्टी में ड्रिंक की थी इसलिए आप ड्राइव नहीं कर सकते। दरअसल आहान और कुछ लोगों ने शैंपेन के अलावा वाइन भी पी ली थी और मयूरी ने आहान को ये बात इसलिए बोली थी ताकि वो उसके साथ उसकी कार में घर जाने से बच सके। वो यही सब कहकर मन ही मन में खुश हो रही थी कि तभी उसने देखा कि आहान के चेहरे पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी कही बात का मजाक बना रहा हो। अगले ही पल वो मयूरी के चेहरे से अपना ध्यान हटाकर दूसरी ओर देखने लगा और तभी वहां रिया आ गई। मयूरी को लगा कि रिया और वर्धन पहले ही पार्टी से जा चुके थे, पर तब सिर्फ वर्धन गया था। रिया ने वहां आते ही उससे कहा, सॉरी सर, वो मैं वॉशरूम गई थी इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। इतना कहकर वो दूसरी साइड होते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। उसने आहान से भी अंदर बैठने के लिए कहा। तभी आहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम यहाँ और कितनी देर तक ऐसे ही खड़े रहने का सोच रही हो? जल्दी से कार में बैठो। अब मयूरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो डरते हुए उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसने अपने मन में सोचा, मुझे इस वायुमंडल से अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि सब गलती से मैंने पूछ लिया था और मुझे उसकी पसंद को लेकर कोई डाउट नहीं है। नहीं नहीं डूबी, तू शांति रह, फिर कुछ गड़बड़ ही करेगी। वहीं आहान भी कार में बैठी मयूरी की तरफ देख रहा था। मयूरी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। टेंशन और खुद में बड़बड़ाने की वजह से उसके चेहरे पर बीच बीच में क्यूट से एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। तभी मयूरी की नजर आहान पर पड़ी। जब उसने देखा कि वो उसे देख रहा है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि आहान ये बात नोटिस कर पा रहा था कि मयूरी को उसकी गलती का एहसास तो है, पर वो उससे सॉरी नहीं कह पा रही थी। मयूरी भी उससे बार बार सॉरी कहने के लिए अपना मुंह खोल रही थी, पर फिर कुछ सोचकर वो वापस चुप हो जाती। पूरे रास्ते यही सब चलता रहा और बहुत जल्द कार रायजादा मेंशन पहुंच गई। गाड़ी रुकते ही रिया ने पलटकर उससे कहा, सर वी रिच। रिया की बात सुनकर मयूरी तुरंत कार से बाहर आने लगी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उसकी आंखें आहान से जा मिली। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने अपनी गर्दन नीचे करके आंखें बंद कर ली, फिर घबराते हुए बोलने लगी, मिस्टर रायजादा, प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ कि आप मेरी वजह से बहुत गुस्से में हैं, पर प्लीज आप मुझे मारना मत। वो इतना कहते कहते रुक गई। अगले ही पल आहान ने अपनी नाजुक उंगलियों से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके करीब आ गया। इस वक्त उसका चेहरा मयूरी के चेहरे के काफी करीब था। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पा रहे थे। मयूरी भी खामोशी से उसकी ओर देख रही थी। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर वो उसकी पसंद को लेकर इतनी टेंस्ड क्यों थी जो उसने उससे ये सवाल कर दिया था। वहीं आहान भी इस वक्त अपनी गहरी काली आंखों से सिर्फ उसे ही निहार रहा था। उसकी आंखों
को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा डोमिनेटिंग फैक्टर था। मयूरी जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, पर आहन ने उसे जाने नहीं दिया और उसके कान में धीरे से बोला, लड़कियां। इतना कहकर उसने मयूरी का हाथ छोड़ा और चुपचाप कार से निकल कर रायजादा मैंसन में चला गया। मयूरी उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ देर तक वैसी ही रही और फिर चुपचाप अंदर जाकर अपने रूम में चली गई। आहन के इस जवाब से वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आहन उसे कोई जवाब देगा, बल्कि उसे तो लगा था कि वो उस पर चिल्लाएगा या उस पर बहुत गुस्सा करेगा। उसने एक एनोनिमस वेबसाइट खोल कर उस पर अपना क्वेश्चन पोस्ट किया, अगर तुम अपनी कंपनी के CEO से उसके इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछो और वो तुम्हें ये बताए कि वो लड़कियों को लाइक करता है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसने तुम्हें ऐसे सवाल पूछने के लिए माफ कर दिया है? प्लीज रिप्लाई भी फास्ट। ये मैसेज भेजकर मयूरी बेचैन होकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी नींद काफी देर से खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने फोन को टटोला और फोन मिलते ही कल रात पोस्ट किया अपने सवाल के जवाब पढ़ने लगी। ये हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो, चिल करो यार। अगर उसे बुरा भी लगा होगा तो थोड़े टाइम में वो भूल जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर वो तुम्हें जॉब से निकाल दे तो तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेना। सो डोंट वरी। क्या CEO को बुरा लगा कि उसका डायरेक्टरी सीक्रेट सबको पता चल जाएगा? कहीं वो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कंपनी का CEO तुम्हें लाइक करता है, इसलिए वो तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन कर रहा था ताकि तुम्हारे मन में किसी और के लिए कोई फीलिंग्स ना आए। आखिरी जवाब पढ़कर मयूरी कंफ्यूज हो गई और तभी उसे याद आया कि आज संडे है, इसलिए वो वापस लेट गई। पर कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आने लगी, प्यारी दीदी, खाना खाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। इतना कहकर परी ने उसके रूम का दरवाजा खोल दिया। वहाँ इस वक्त परी के साथ आहन भी खड़ा हुआ था। आहन ने व्हाइट नाइट सूट पहन रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसके नाइट सूट की फिटिंग से काफी अच्छे से दिख रही थी और उसके नाइट सूट पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। पर उसकी और परी की टी-शर्ट सेम दिख रही थी। ये देखकर मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि जरूर ये पहनने के लिए परी ने ही उसे फोर्स किया होगा। अपने एक हाथ को अपने पजामे की जेब में डाले वो मयूरी की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्हें देखकर मयूरी अपने ख्यालों से बाहर आकर जल्दी से अपने बेड से उठी और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। उसकी बात सुन आहन ने घड़ी की तरफ देखा और उससे कहा, दोपहर के 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। एक गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम नहीं है मिस मयूरी। उसकी बात सुन मयूरी खामोश हो गई, पर तभी उसने कहा, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद मैं परी को भी खाना खिला दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई। जल्दबाजी में वो अपने पूरे कपड़े ले जाना भूल गई थी। नहाने के बाद उसे लगा कि अब तक वो आहन और परी उसके रूम से जा चुके होंगे। वो बाथरूम में पहले से टंगी शर्ट और एक पतला सा इनर पहने ही बाहर आकर अपनी अलमारी से बाकी के कपड़े निकालकर पहन रही थी कि तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो बाप बेटी की जोड़ी दरवाजे पर ही खड़ी थी। यह देखकर वो हैरान रह गई थी। परी अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को कवर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी उंगलियों के बीच की स्पेस से उसे देख पा रही थी। उसकी आंखें एक्साइटेड होकर मयूरी को ही निहार रही थी। अब क्योंकि आहन भी वहीं खड़ा था तो उसे ने भी मयूरी को ऐसे देख लिया था। मयूरी सोचने लगी, क्या मुझे वायुमंडल को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह देना चाहिए या फिर सर झुकाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। इससे पहले वो आगे कुछ सोच पाती आहन ने अपनी नजरों को समेटा और उससे कहा, जल्दी नीचे आओ। इतना कहकर वो परी को लेकर वहां से जाने लगा। मयूरी भी खामोशी से उसे सुनती रह गई। कुछ देर बाद वो जल्दी से
अपने कपड़े चेंज कर नीचे आ गई थी। आहान और परी दोनों पहले से ही डाइनिंग एरिया में बैठे थे। आहान वहां बैठे बैठे सूप पी रहा था। आज वो कुछ ज्यादा ही चार्मिंग और क्यूट लग रहा था। उसे देखने पर मयूरी को वेबसाइट पर आए वो रिप्लाईज याद आने लगे, जिनमें ये लिखा था कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है, इसलिए तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था। ये मुझे लाइक कैसे कर सकता है? चल पागल हो गई है तुम भी, किसकी बात में आ रही है? सूरज पश्चिम से निकलता है कभी, और वैसे भी ये वायुमंडल मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है। उस वक्त परी भी अपनी छोटे छोटे हाथों से सूप पी रही थी। तभी उसने मयूरी की तरफ देखा कर कहा, प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे इतना खुश देखकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आज लिटिल प्रिंसेस इतनी खुश नजर आ रही हैं, क्या बात है? उसकी बात सुन परी हंसते हुए कहने लगी, आज मैंने और डैडी ने आपको कपड़े चेंज करते हुए देखा। ये सुन मयूरी और आहान एकदम खामोश थे। डाइनिंग टेबल के पास में एक नौकर भी खड़ा था। उसने जैसे ही ये बात सुनी वो हैरान रह गया। डाइनिंग एरिया का माहौल एक सेकंड के लिए बदल चुका था। वहां खड़े नौकर के चेहरे पर भी ये सुन अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो मयूरी की तरफ देखने लगा। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसे स्कैन करने की कोशिश कर रहा हो। तभी मयूरी ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परी बच्ची है, कुछ भी बोलती है, पता नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ एक नजर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। मयूरी तुरंत चुप हो गई और नौकर भी वहां से चला गया। नौकर के चले जाने के बाद मयूरी अपनी जगह से खड़ी होकर आहान के पास आई और वहां रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, आपने मुझे उन्हें कुछ समझाने क्यों नहीं दिया? वो अपने मन में यही सोच रहे होंगे, एक तो पहले ही मैं उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अब पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचते होंगे। उन्हें तो यही लगेगा कि मैं बाकी लड़कियों की तरह इस वायुमंडल की दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी बात सुन आहान ने उससे कहा, क्या समझती हो तुम उसे कि तुमने हमारे सामने कपड़े चेंज किए हैं, या फिर परी झूठ बोल रही थी? इस वक्त गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं आहान के मन में इस वक्त रूम में जो हुआ वो भी घूम रहा था। इस वजह से उसका दिमाग ब्लैक हो गया था। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आया और परी की प्लेट में एक और पराठा रखते हुए मयूरी से बोला, खाना खाने के बाद तुम हमारे साथ बाग के रूम में चलोगी? उसकी बात सुन मयूरी ने उससे कहा, नहीं, मेरी सुहाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। आहान लोगों का चेहरा देखकर ही बता देता था कि उनके मन में क्या चल रहा है, और इस वक्त मयूरी का चेहरा देखकर भी उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने कहा, आज संडे है मयूरी, आर यू श्योर? डील के बारे में संडे को मीटिंग है। मयूरी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मीटिंग ऑनलाइन है तो संडे को भी हो सकती है ना। मयूरी की बात तो सच थी। अब जब दवे डायमंड ने पब्लिसिटी डील के लिए हाँ कह दिया था, तो ये भी पॉसिबल हो सकता था कि दवे डायमंड जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स फाइनल करना चाह रहे हों। वैसे भी पब्लिसिटी डील से जुड़ा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट इस वीकेंड तक तैयार करके देना था और नेक्स्ट वीक तक प्रोडक्ट लॉन्च भी होगा। यही सब सोचकर मयूरी को रियलाइज हुआ कि उसे अभी बहुत से काम करने हैं। उसने फिर से कहा, मिस्टर राजादा, मैं सच में बहुत बिजी हूँ। पर आहान अभी भी उसे शक की नजरों से देख रहा था। आहान के दोबारा पूछे जाने पर मयूरी उससे बचने के लिए बहाना बना रही थी, पर उसको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल के उस अजीब सवाल के बाद आज फिर उसके बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, इसलिए आहान को लग रहा था कि वो उससे भाग रही थी। मयूरी जिस एक्सप्रेशन के साथ उससे वो सब कह रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कामयाबी के लिए उससे तारीफ सुनना चाहती थी। भले ही आहान ने सुहाना वाली पब्लिसिटी डील में उसकी हेल्प की थी, पर मयूरी का भी इस डील में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसने कुछ ही टाइम में बहुत कुछ मैनेज कर लिया था। वो अपने मन में ही सोचने लगी, इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। उसे ये लग रहा था कि आहान उसकी बात नहीं समझेगा, पर फिर भी उसने घबराते हुए कहा, और मैं सिर्फ बिजी नहीं हूँ बल्कि बहुत बिजी हूँ। फिर वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली,
आई थिंक इस स्पाइडर को मेरा इशारा समझ आ गया होगा कि मैं उससे क्या कहना चाहती हूँ। इसे मुझे जैसे न्यू एम्प्लॉय पर थोड़ी बहुत दया तो दिखानी ही चाहिए, और दया ना दिखाए तो भी चलेगा, पर कुछ एक्स्ट्रा बोनस या रिवॉर्ड में थोड़ा कैश ही दे दे, मैं तो उतने में ही मैनेज कर लूंगी। मयूरी दूसरे लोगों की तरह पैसे के मामले में लालच नहीं करती थी। अपने मन में ये सब सोचकर वो खुश होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपना होमवर्क करने के बाद अपने पेरेंट्स से कुछ स्पेशल डिश बना कर देने का वेट कर रहा हो। पर मयूरी को शायद ये बात पता थी कि अगर वो शेर है तो आहान सवा शेर। उसने अभी अभी जैसे परी के प्लेट में पराठा रखा, ठीक वैसे ही उसने मयूरी की प्लेट में एक पराठा उठाकर रख दिया और उससे बोला, ये लोग पेट भर खाना खाओ, इससे तुम और भी ज्यादा काम कर पाओगी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान हो गई। वो अपने मन में सोचने वाली लगी, बस एक पराठे में इसने पूरा मामला निपटा दिया। इस स्पाइडर को मैं बच्ची लगती हूँ क्या, जो मुझे इस तरह बहलाने की कोशिश कर रहा है। आप अपने मन में यही सब बोलकर वो आहान की तरफ देखते हुए एकदम से बोली, मिस्टर रायजादा, परी अपना खाना खा चुकी थी, इसलिए आहान इस वक्त परी की गोद में उठाए बस जाने के लिए खड़ा था। पर मयूरी की आवाज सुन उसने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुमने अपना मन बदल लिया क्या? हमारे साथ बगीचे के रूम तक चल रही हो ना? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपना सिर ना में हिला दिया और उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, आप जाइए मिस्टर रायजादा। इतना कहकर वो उन्हें जाते हुए देखने लगी। साथ ही वो अपने मन में गुस्से से बड़बड़ा रही थी, खड़ूस स्पाइडर, ये कभी किसी इंसान के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मन लगा कर काम करने के लिए और ओवर टाइम के बाद भी ये मुझे थोड़ा बोनस भी नहीं दे सकता। अगले ही पल मयूरी अपने इन सब ख्यालों से बाहर निकलकर अपने रूम में चली गई। उसे सुहाना से मीटिंग के लिए अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया और ऑनलाइन आ गई। इसके बाद मयूरी ने वीडियो कॉल पर सुहाना को पब्लिसिटी डील के साथ साथ प्रोडक्ट लॉन्च का पूरा शेड्यूल बताया। हम प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान दवे डायमंड की न्यू ब्रांड एम्बेसडर का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज की पब्लिसिटी वैसे भी शुरू हो चुकी है। मयूरी उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से समझा रही थी, पर तभी उसने नोटिस किया कि सुहाना का मूड थोड़ा ऑफ है। उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ मिस सुहाना, आप कुछ ठीक नहीं लग रही, इस एवरीथिंग ओके? उसकी बात सुन सुहाना के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो गए। उसने थोड़ा सैड होते हुए कहा, उसने अभी तक मुझसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। अब तक उसके दवे डायमंड की पब्लिसिटी डील साइन करने की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल गई थी, तो ये तो कंफर्म था कि अब तक ये बात विक्रांत तक भी पहुंच गई होगी। पर उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया? इस बात से सुहाना बहुत अपसेट थी। स्टार्टिंग में उसे यही लग रहा था कि जब विक्रांत को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा, पर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसने अपनी आंखें बड़ी कर मयूरी की तरफ देखा और कहा, वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करेगा भी या नहीं? कहीं मैं इस डील को साइन करके कोई गलती तो नहीं कर दी? ये सुन मयूरी मन ही मन परेशान हो गई। इस वक्त सुहाना जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की आंखों में आंसू थे। ये देखकर मयूरी को उसके लिए बहुत बुरा फील होने लगा। उसने उससे कहा, सुहाना आप टेंशन मत लो, दवे डायमंड के बनाए प्रोडक्ट के लॉन्च के दिन शाह इंडस्ट्री भी पहुंच जाएंगे और उस दिन आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मयूरी ने कुछ देर इसी तरह से संभालने की कोशिश की। जब उसे लगा कि अब वो ठीक है तो उसने फिर से उसे डील की डिटेल्स के बारे में बताना शुरू किया। इसके बाद उसने सुहाना के साथ बाकी की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। ये सब कुछ कर लेने के बाद वो ऑफलाइन जाने ही वाली थी कि तभी सुहाना ने उससे कहा, मयूरी क्या तुम भी किसी को लाइक करती हो? इस अचानक हुए सवाल को सुन मयूरी हैरान हो गई। तभी सुहाना ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उससे आगे कहा, मैंने तुम्हारे और मिस्टर आहान के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे ये सवाल पूछ लिया।
इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती मयूरी अपनी जगह से उठी और बोली, मैं वो भी उस खड़ूस को कान्हा जी बचाएं मुझे उस मुसीबत से। मयूरी का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहाना को कुछ समझ नहीं आया और वो अचानक से हंस पड़ी। उसने कहा, क्या वो इतना बुरा है? आहान रायजादा, उसके नाम में भी एक अलग ही चार्म है। जब से सूरत आया है तब से लड़कियां उस पर मरती हैं। उसका अटेंशन पाने के लिए वो सूरत ही नहीं, पूरे गुजरात का सबसे रिच और हैंडसम आदमी है। तुम उसे खड़ूस कह रही हो। उसकी बात सुन मयूरी भी शिकायत करने के लहजे में बोली, तब तो शायद उन लोगों को मिस्टर रायजादा के गुस्से और अजीब से बिहेवियर के बारे में पता नहीं होगा। जो लोग उनके करीब रहते हैं वही उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। वो सुहाना से बात कर रही थी कि तभी उसने अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने देखा कि इस वक्त सुहाना के एक्सप्रेशन भी बदले हुए लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सुहाना ने उसे टेक्स्ट मैसेज किया और इतना कहकर वो ऑफलाइन चली गई। उसे ऐसे रिएक्ट करते देखकर मयूरी बड़बड़ाई। ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने भूत देख लिया हो। इतना कहकर वो खुद ही पीछे मुड़कर देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आहान परी को गोद में लिए उसके पीछे ही खड़ा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने मयूरी और सुहाना की सारी बातें सुन ली थी। मयूरी इस वक्त वहां जम सी गई थी। आहान ने अपने बारे में उसके मुंह से निकली बातें सुन ली थी। उसने उसके बारे में गॉसिप करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा था। ये देखकर मयूरी टेंशन में आ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आज तो तू गई मयूरी, अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, आहान अपने इस डरावने एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया। उसे जाता देखकर मयूरी जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसके पीछे जाते हुए उसे एक्सप्लेन करने लगी। मिस्टर रायजादा, वो उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तक आ गई थी। आहान ने परी को एक नौकर को दिया था। इसके बाद वो घर के एंट्रेंस पर खड़ी कार की ओर जाने लगा। मयूरी भी उसे ऊपर जो हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए भागते हुए उसके पीछे जाने लगी। तभी आहान ने उसकी तरफ नजर डाली और फिर बिना कुछ बोले कार में बैठकर चला गया। अगले कुछ दिन मयूरी के लिए काफी अजीब रहे। उसके पास काफी मौके आए जिसमें वो उससे माफी मांग सकती थी, पर जैसे ही वो उससे सॉरी कहने उसके पास जाती, उसके शब्द जैसे गायब हो जाते और वो कुछ नहीं कह पाती। दवे डायमंड और सुनाहे ज्वेलर्स के साथ होने की न्यूज भी मीडिया में आ चुकी थी। मयूरी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी थी, इसलिए उसे और किसी भी बात पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहला प्रोजेक्ट था। दवे डायमंड के प्रोडक्ट लॉन्च के दिन मयूरी पूरे टाइम एम्प्लॉइज के साथ इधर उधर चक्कर लगा रही थी और सबको निर्देश दे रही थी। उसने एक जूनियर एम्प्लॉय से कहा, गेस्ट लिस्ट फिर से चेक करो और देखो कि सभी गेस्ट आ गए हैं या नहीं। कोई प्लीज जाकर चेक करो कि मीडिया के लिए पहले सारी सीट्स रिजर्व है या नहीं। मीडिया से आने वाले सभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में सभी डिटेल्स मिलनी चाहिए एंड एस लॉन्चिंग के टाइम पर उन पर स्पेशल फोकस होना चाहिए। आप सबको इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। कुछ ही देर में गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे। वो इस भीड़ में आहान को देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो उसके आने का वेट कर रही थी। तभी उसने खुद से कहा, शायद वो स्पाइडर अब तक नहीं आया। उसने पीने के लिए पानी का गिलास लिया। वो पानी पीने ही वाली थी कि तभी उसकी कलीग जो गेस्ट को संभाल रही थी वो उसके पास आकर बोली, मयूरी मैम, वो मिस सुहाना अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। मैंने उनके मैनेजर को भी फोन लगाने की कोशिश की पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा। मयूरी ने उससे शांत करते हुए कहा, शायद वो ट्रैफिक की वजह से उन्हें यहाँ आने में लेट हो रहा होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें कॉल लगाकर पूछती हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास नीचे रख दिया और उन्हें फोन लगाने लगी। फोन तो लग रहा था पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो एक बार फिर सुहाना के मैनेजर को कॉल करने वाली थी पर उससे पहले ही उन्हीं का कॉल आ गया। उसने कॉल उठाते ही कहा, मिस मयूरी, एक बहुत बुरी खबर है। सुहाना गायब हो गई है
और कहीं नहीं मिल रही हैं। ये सुन मयूरी एकदम चौंक गई। वहीं दूसरी ओर आहान अपनी वर्क डेस्क पर बैठा अपने सारे रखे डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहा था। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ रहा था। उन्हें पढ़ लेने के बाद वो कुछ देर अपनी चेयर का सपोर्ट लेकर आराम से बैठ गया और अपनी उंगलियों से अपने सिर को दबाते हुए कुछ सोचने लगा। पास खड़े वर्धन ने जब देखा कि आहान कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर आप इन दिनों ओवर टाइम कर रहे हैं, आप थक गए होंगे। आहान उसकी बात का जवाब देना चाहता था पर तभी किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया। सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आई और उसने आहान से कहा, सर प्रोडक्ट लॉन्च जल्दी शुरू होने वाला है पर अभी तक मिस सुहाना वहां नहीं पहुंची हैं और पता चला है कि उनके मैनेजर ने अभी कॉल करके बताया कि वो कहीं मिल नहीं रही हैं। उसकी बात सुन आहान एकदम हैरान हो गया। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा, व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? दवे डायमंड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही सुहाना थी और उसका आज वहां होना बहुत जरूरी था। लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या स्पेशल है दवे डायमंड के प्रोडक्ट में कि किसी भी पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट ना करने वाली मॉडल सुहाना ने इस डील के लिए हाँ कर दिया। दवे डायमंड्स का ये प्रोडक्ट तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ था पर फिर भी ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। पर अगर आज सुहाना इस प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं पहुंची तो लोग यही समझे कि उसने कोई डील साइन नहीं की थी और दवे डायमंड ने सिर्फ आज लोगों का इंटरेस्ट पाने के लिए उसके नाम को यूज किया था। ऊपर से प्रोडक्ट लॉन्च वाली जगह पर आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग और मीडिया भी आई हुई थी। आहान ने उस सेक्रेटरी से पूछा, नियति कहाँ है और क्या कर रही है? नियति ही प्रोडक्ट के स्टार्टिंग फेज की इंचार्ज थी, शायद उसके पास ही इन सब चीजों का कोई सोल्यूशन हो। सेक्रेटरी ने उसे बताया, सर वो नियति मैम तो कल रात ही हमारी दूसरी डील के लिए दुबई चली गई। दवे डायमंड के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की सारी जिम्मेदारी मयूरी देख रही है। ये सुन आहान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे वही सब बातें याद आने लगी जो उसने उस दिन उसके बारे में सुहाना से कही थी। तभी सेक्रेटरी ने आगे कहा, सर मयूरी बहुत पहले ही इवेंट लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो सुहाना से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर फिर भी अगर सुहाना नहीं आई तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च सुहाना के ना आने पर मार्केटिंग की तो भरपाई की जा सकती थी पर मीडिया तो वो तो न जाने कैसे इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखेगी। इन सब से सनाया ज्वेलर्स की इमेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती थी। ये बात आहान को परेशान कर रही थी। उसने सेक्रेटरी से अपनी नजरें हटाई और आराम से कहा, ठीक है, मयूरी से जाकर कह दो कि अब इस इवेंट की इंचार्ज वो है पर वो तब तक कुछ ना करे जब तक मैं कोई इंटरेक्शन ना दूं। अगले ही पल उसने विक्रांत को कॉल किया और सीधा पूछा, विक्रांत सच बताना, क्या तुम सुहाना को अपने साथ कहीं लेकर तो नहीं गए? ये सुन विक्रांत एकदम हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी बात सुन आहान भी हैरान हो गया। उसके चेहरे का पर थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन दिखने लगे थे। तभी उसने उसे बताया, आज दवे डायमंड का प्रोडक्ट लॉन्च है। अब तक वो उसे वेन्यू पर पहुंच जाना चाहिए था पर वो अब तक नहीं पहुंची। उसकी मैनेजर का भी कहना है कि सुहाना कहीं गायब हो गई है और कहीं मिल नहीं रही है। फोन पर 2 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। कुछ सोचने के बाद आहान ने कहा, कहीं उसका एक्सीडेंट? बोलते बोलते वो खुद रुक गया। उसकी जवान लड़खड़ा रही थी। उसने सनाया का एक्सीडेंट याद आ गया था। फोन टेबल पर रख वो धम्म से अपनी चेयर पर बैठ गया। क्या आहान का अंदाजा सही है? तभी आहान ने सुहाना के एक्सीडेंट होने की बात कही और अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने कॉल कट कर दिया और हैरानी से वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर से रिया को बुलाकर कहा, वर्धन कहाँ है? रिया ने उसे बताया उन्हें इस बारे में पता लग गया था, इसलिए वो पहले ही अपने तरीके से इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने लग चले गए। उसकी बात सुन आहान ने कहा, ठीक है, तुम भी जाकर सुहाना को ढूंढो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे ही तुम्हें इस बारे में कुछ पता लगे तुम इन्फॉर्म करो।
लॉन्च शुरू होने से पहले हमें इस बारे में पता लगाना ही होगा। रिया के वहां से चले जाने के बाद आहान ने भी अपना ब्लेजर लिया और ऑफिस से निकल गया। कार में बैठ वो सीधा इवेंट लॉन्च के वेन्यू पर आ गया था। डबे डायमंड और सनाया ज्वेलर्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। सनाया ज्वेलर्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था और आज उनके इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली प्रमोशन एक्टिविटी थी। इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च की लोकेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो किसी भी हॉल में बस सुहाना से मिलना चाहते थे। उनके हाथों में सुहाना के फोटो और बैनर्स थे। वहीं इवेंट लोकेशन की फ्रंट रो में इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे और मीडिया कंपनीज के लोग अपना कैमरा लिए खड़े थे। अब तक बाहर सबको यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर उन्हें नहीं पता था कि इवेंट की मेन अट्रैक्शन सुहाना ही गायब हो चुकी हैं। आहान पीछे के रास्ते से अंदर आया। उसने अपनी कार को बैक स्टेज एरिया के पास पार्क कर दिया और उसके बाद वो वहां से अंदर जाने लगा। सुहाना के गायब होने की बात अब तक पूरे स्टाफ को भी पता चल गई थी। वहां का माहौल काफी टेंशन भरा नजर आ रहा था। आहान को ये हैरानी हो रही थी कि सभी लोग परेशान नजर आ रहे थे, पर उनमें से कोई भी पैनिक नहीं कर रहा था। वो बस अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहाँ का इंचार्ज आहान को समझाते हुए उससे बोला, सर मयूरी बहुत स्मार्ट है। उन्हें जब इस प्रॉब्लम का पता चला तो उन्होंने बैक स्टेज एरिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले ली और उन्हीं की वजह से बाकी का स्टाफ भी इतनी शांति से अपना काम कर रहा है। ये बात सुन आहान ने अपनी पलकें झपकाई। उसने बैक स्टेज की तरफ देखा तो वहाँ मयूरी थी। उसने प्रोफेशनल ड्रेस पहनी थी और पोनीटेल बना रखी थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था। वो बहुत ही सिंपल पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसमें सच में कोई बात थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। अपने हाथ में वॉकी टॉकी लिए वो सबको समझा रही थी। इतने टेंशन में भी वो अपने चेहरे पर कोई टेंशन वाले एक्सप्रेशन नहीं ला रही थी, बल्कि अपने आसपास भी सबको हौसला दे रही थी। पर तभी मयूरी को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा और जब उसने आहान को बैक स्टेज एरिया के पास खड़ा देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर जम सी गई थी, क्योंकि उसे फिर से वही बात याद आ गई थी जो उसने सुहाना से उसके बारे में कही थी। उस बात के बाद वो उसे ठीक से फेस भी नहीं कर पा रही थी। वो उसे इस वक्त पहले से भी ज्यादा खड़ूस नजर आ रहा था। अभी कुछ देर पहले तक उसे सुहाना के बारे में सोच सोच कर मन ही मन बेचैनी हो रही थी, पर जैसे ही उसने आहान को देखा उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आई और आहान की तरफ आ गई। उसके पास जाकर उसने उसे सारी अपडेट्स देना शुरू कर दिया। मिस्टर राजदादा, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक इमरजेंसी प्रपोजल भी तैयार किया है। इन केस सुहाना आज यहाँ नहीं आती हैं तो हम सब इस बात को अच्छे से कवर अप कर लेंगे, पर अब मुझे सुहाना की टेंशन हो रही है। वो बहुत दिनों से इस प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट का वेट कर रही थी। मुझे लगता है कि जरूर उनके साथ कुछ हुआ है, वरना वो बिना किसी रीजन के गायब नहीं हुई होंगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहान उसके सिर को थपकाने लगा। उसके इस तरह के रिएक्शन को देखकर उसे लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ ठीक कर देगा। यह देख वो अब तक उसे जो भी कुछ कहना चाहती थी सब भूल गई और बस उसे ही देखने लगी। पर तभी उसके दिमाग में आया कि इस खड़ूस ने मेरे सिर पर हाथ इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि ये मुझे इस बात के लिए मनाना चाहता है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये मुझे संभालने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि वो अपने ख्यालों से बाहर आती, आहान ने अपना हाथ उसके सिर से हटा लिया। तभी उसकी नजर पीछे से आती रिया पर गई। मयूरी का ध्यान भी रिया की तरफ गया। रिया आहान के पास भागती हुई आ रही थी। आते ही उसने कहा, सर हमने इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। सुहाना के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो इवेंट के लिए सही टाइम पर घर से निकली थी, पर उसके बाहर आते ही रोड के दूसरी साइड पर खड़ी एक मिनी वैन में उन्हें जबरदस्ती बैठा लिया गया। देखने से साफ पता लग रहा था कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया है। अपनी बात कह देने के बाद रिया जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो
बहुत जल्दबाजी में और भागते हुए वहां तक पहुंची थी। हालांकि ये सुनने के बाद आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले, पर उसकी आंखें उसकी परेशानी बता रही थी। तभी रिया ने फिर से अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, सर विक्रांत शाह ने पहले ही वैन की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। उन्होंने मुझे ये मैसेज आपको देने को कहा। सुहाना के लिए ये पब्लिसिटी डील बहुत इम्पोर्टेंट है और वो इस दिन का काफी दिनों से वेट कर रही थी, इसलिए जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक आप सिचुएशन को संभाल लीजिए। राजजादा फैमिली के बाद शाह फैमिली शहर की दूसरी सबसे बड़ी फैमिली में से एक थी। इसका मतलब आज तो सुहाना यहाँ नहीं आ सकती थी और अगर ऐसा हुआ तो दबे डायमंड की सेल्स पर बहुत असर पड़ने वाला था और साथ ही साथ सुहाना की रेपुटेशन भी दांव पर लगी थी। इसके साथ साथ सनाया ज्वेलर्स भी अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत ठीक से नहीं कर पाएगा। भले ही विक्रांत शाह को इस इन्वेस्टिगेशन की कोई टेंशन ना हो, पर उसकी बातों से यह साफ पता लग गया था कि उसे सुहाना की बहुत फिक्र थी। प्रोडक्ट लॉन्च की लोकेशन पर अगर लोगों को सुहाना के बारे में पता लग गया तो यह बहुत बुरा हो सकता था और वो प्रोडक्ट लॉन्च में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। अब तक ये बाबू भाई तक भी पहुंच गई थी। वो भी बस यही प्रे कर रहे थे कि सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए और न्यू प्रोडक्ट सही टाइम पर लॉन्च हो जाए। आहान को जल्द ही विक्रांत की बात समझ आ गई थी। वो पलट कर मयूरी की तरफ देखने लगा। तभी उसने कहा, तुम आज इस इवेंट की ओवरऑल इंचार्ज हो क्या? तुम वही? मयूरी तो इस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम थी और उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी। विक्रांत शाह खुद सुहाना को ढूंढने के लिए गया हुआ है। आहान की आवाज सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी नजर आहान की परेशान नजरों से जा मिली। ए देख, वो जल्दी से बोली, अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च की अननेसेसरी एक्टिविटी को पहले करवा देते तो आज हमारे प्रोडक्ट लॉन्च में एक लकी ड्रॉ भी रखा गया है और इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही। उसकी बात सुन आहान कुछ देर उसकी कही बात पर गौर करने लगा। उसने ही सेकंड उसने कहा, लकी ड्रॉ की टाइमिंग को 2 घंटे तक बढ़ा दो। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने कहा, मैं अभी जाकर इसका अरेंजमेंट करती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसने एंड मोमेंट पर प्रोडक्ट लॉन्च की एक्टिविटी को चेंज कर दिया था। जब प्रोडक्ट लॉन्च की शुरू होने का टाइम आया तो मयूरी ने होस्ट को स्टेज पर भेजकर प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट करने को कहा। वहीं शहर की दूसरी ओर एक काली मिनी वैन एक बार के सामने आकर रुक गई थी। ये बार सिर्फ रात के टाइम ही खुला रहता था। जैसे ही कार के दरवाजे खुले, कुछ ब्लैक ड्रेस पहने आदमी सुहाना को, जो कि बेहोश थी, उसे बाहर लेकर पिछले दरवाजे से अंदर ले जाने लगे। उन ब्लैक ड्रेस पहने आदमियों के साथ में एक टैटू था और उन्होंने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा था। वो आदमी सुहाना को सीधे बार के अंदर बने प्राइवेट रूम में ले गए थे। उस रूम में पहले से एक आदमी काउच पर बैठा हुआ था। वो देखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था और उसकी आंखों से काफी चिढ़ भरा लुक नजर आ रहा था। तभी उन ब्लैक ड्रेस पहने आदमियों ने वहां जाकर उस आदमी से कहा, मिस्टर आशीष, हम उन्हें ले आए हैं। इतना कहकर उन लोगों ने सुहाना को आशीष के सामने लाकर बैठा दिया। उन लोगों की बात सुन आशीष ने खुश होकर अपना सिर उठाया। वो सुहाना के करीब गया और उसके बालों को खींचते हुए उसका चेहरा देखने लगा। वो ये बात कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो वही लड़की है जिसके लिए वो रात दिन तड़प रहा था। उसका चेहरा देख उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। उसने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, ओ सुहाना, क्या हुआ? अगर तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो तो पर आई तो तुम मेरे पास ही ना। उसने बहुत पहले से ये बात सब लोगों से कह दी थी कि वो सिर्फ उसकी कंपनी की ही पब्लिसिटी डील साइन कर सकती है और अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। वो इस वक्त अपने सामने बैठी सुहाना को बस घूरे जा रहा था। वो उसे पसंद भी करता था। उसे इस सुहाना की खूबसूरती और उसका एरोगेंट एटीट्यूड बहुत पसंद था। उसे लगता था कि सुहाना अपने एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से ही और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि एक आदमी के ईगो को भड़काने के लिए इतना ही काफी है और पास से देखने पर तो वो उसे और भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही थी। कोई भी इंसान उसे पाने के लिए खुद को उसकी ओर अट्रैक्ट होने से रोक नहीं सकता था। सुहाना को ऊपर से नीचे तक देख लेने के बाद आशीष अपना सिर उठाया और
कुछ सोचते हुए पूछा, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? उसकी बात सुन वो लोग उसे जल्दी से समझाने लगे। ये खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। हमें डर था कि कहीं इसके चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हमने इसे बेहोश कर दिया। पर आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। फिर उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और सुहाना की नाक के पास लाकर उसे सूंघा दिया। अगले ही पल वो खांसने लगी। वो फिलहाल उस चीज के नशे में थी। वो अपने आसपास देखने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। जब वो अपने घर से बाहर निकली थी तो उसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपनी वैन में बैठा लिया। खुद को संभालते हुए वो सोफे पर ठीक से बैठ गई। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए उनसे कहा, कौन हो तुम? इतना कहकर वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपना फोन निकालने की कोशिश करने लगी थी, पर तभी उसे पता चला कि उसकी पॉकेट में से फोन गायब था। उसने सोचा कि जरूर उस मिनी वैन में जब उसे ले जा रहे थे तो उन आदमियों में से खुद को बचाने के लिए हड़बड़ाहट में उसका फोन वहीं गिर गया। उसने चारों तरफ देखा तो वो रूम साउंड प्रूफ नजर आ रहा था, इसलिए अगर वो हेल्प के लिए चिल्लाती तो भी उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। उसे अब जाकर समझ आया कि उसका किडनैप हो गया है। उसके चेहरे पर परेशानी और डर नजर आया, पर फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े लोगों को घूर कर देखने लगी, पर वो चेहरे उसे बिल्कुल भी जाने पहचाने नहीं नजर आ रहे थे। उन सभी लोगों में से उसे बस सबसे आगे खड़ा इंसान थोड़ा जाना पहचाना नजर आ रहा था। उसे ध्यान से देखने पर वो अपने मन में सोचने लगी, मैंने कहीं तो इस इंसान को देखा है, पर कहाँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तभी उस इंसान ने सामने आकर उससे कहा, सुहाना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम इस जगह से सेफली बाहर निकल पाओगी। इतना कहकर उसने वहाँ खड़े उन आदमियों को चले जाने के लिए इशारा किया। जल्द ही एक आदमी अपने हाथ में एक सूटकेस लिए वहाँ आया और उसे खोलने लगा। वो सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। उस सूटकेस में एक लाइट भी लगी हुई थी, जिससे उसकी रोशनी उन पैसों पर गिर रही थी। पैसे देख आशीष ने मन ही मन में सोचा, इतने सारे पैसे देख तो किसी का भी फैसला बदल सकता है, तो फिर ये क्या चीज है? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। पिछली बार जब सुहाना ने उसे रिजेक्ट किया था तो शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, पर अब तो उसके सामने पैसों का पूरा सूटकेस भरा पड़ा था। क्या वो ये देखकर उसे मना कर देगी? तभी आशीष ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सूटकेस पर रख दिया और सुहाना से कहने लगा, ये सारा तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। तो सुहाना इस वक्त एकदम खामोश थी। तभी आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। इतना कहकर वो सुहाना की ओर आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी सुहाना ने खुद को बचाते हुए उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से आशीष दूर जाकर गिरा। उसे धक्का देने में सुहाना ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया था। आशीष ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डेलिकेटेड सी दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत हो सकती है। वो इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ था और सुहाना वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक प्राइवेट रूम था जहां से वह निकल नहीं पा रही थी। सुहाना चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती, वो वहां से निकल नहीं सकती थी। इतने में आशीष भी उठ गया और सुहाना के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बस किसी तरह सुहाना से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था। सुहाना इस वक्त बस विक्रांत को अपने सामने देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कहीं से आ जाए और उसे बचा ले। जब वो इन सब के बारे में सोच रही थी कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया। सुहाना को लगा कि विक्रांत आया है। यह देखकर वो रोने लगी। पुलिस ने आशीष को पकड़ लिया और सुहाना की असिस्टेंट उसके पास आ गई। सुहाना उससे लिपट कर रो रही थी। असिस्टेंट जानती थी कि सुहाना के रोने का कारण आशीष नहीं बल्कि विक्रांत था। उसने कहा, मैम संभालिए अपने आप को, हमें इवेंट में पहुंचना है, हम उसे टाल नहीं सकते। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सारे फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। यह बात सुनकर सुहाना ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपने फैंस को निराश आज नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो वहां पहुंची है उनकी वजह से ही पहुंची है।
उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी असिस्टेंट के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, चलो वैसे भी बहुत देर हो गई है और मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती हूँ। जब वो वहाँ से निकले तब वहाँ पर एक और कार खड़ी थी जिसमें विक्रांत बैठा था। जब उसने देखा कि सुहाना सेफ थी और सब अब ठीक है, तब वो वहाँ से चला गया। उधर इवेंट के वेन्यू पर अलग बवाल मचा हुआ था। मयूरी और आहान बैक स्टेज पर परेशान हो रहे थे क्योंकि सुहाना अब तक नहीं आई थी। वहाँ पर सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर इतनी भीड़ सिर्फ सुहाना के चाहने वालों की थी। मयूरी इस वक्त बहुत परेशान थी और बस बार बार वहाँ पर सब कुछ चेक कर रही थी और आहान उसे यह सब करते हुए देख रहा था। मयूरी सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हुए अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। आहान ने मन में सोचा, यह लड़की चाहे कैसी भी हो और इसके पीछे कितने ही राज क्यों न हो, पर हर काम बहुत अच्छे से और शिद्दत से करती है। इस वक्त बाबू भाई बाहर का मोर्चा संभाल रहे थे। वर्धन आहान के पास भागता हुआ आया और उनसे कहा, आहान सर, सुहाना का अब तक कुछ पता नहीं चला पाया है। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मयूरी ने जैसे ही यह बात सुनी उसने कहा, वर्धन सर थोड़ा पेशेंस रखिए। सुहाना ने अगर बोला है कि वो आएगी तो वो जरूर आएगी। आप तो अच्छे से जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। मयूरी पहले से ही इतनी परेशान थी और वर्धन की बातें उसे और परेशान कर रही थीं। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सुहाना वक्त पर नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। मयूरी ने कुछ देर के लिए तो सब कुछ संभाल लिया था, पर प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त सुहाना का होना बहुत जरूरी था। तभी रिया वहां पर भागते हुए आई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसने हाँफते हुए ही कहा, सर। उसकी हालत देखकर आहान ने कहा, पहले सांस ले लो। रिया के चेहरे पर जो खुशी थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई अच्छी खबर लेकर आई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, सर सुहाना बिल्कुल ठीक है और वह यहाँ आने के लिए निकल गई है। उसकी असिस्टेंट से मेरी बात अभी हुई है। रिया ने यह बात इतनी तेज और एक्साइटमेंट में कही थी कि सबने उसकी बात सुन ली थी। यह बात सुनकर सबने चैन की सांस ली और खुशी के मारे उछलने लगे। मयूरी ने अब तक तो सब संभाल लिया था और अब प्रोडक्ट लॉन्च का टाइम नजदीक आ रहा था। अब उसे सब कुछ और देर और होल्ड करने के लिए कुछ करना था। इतने में वहाँ पर बाबू भाई आए। वो इस इवेंट के इंचार्ज भी थे। उन्होंने सबको ऐसे खुश और चिल्लाते हुए सुना तो वह वहाँ पर आए और उन्होंने पूछा, अरे आप सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मिस मयूरी, हम इवेंट को जितना खींच सकते हैं हमने खींच दिया और अब हमें स्टेज पर सुहाना चाहिए। मयूरी ने कहा, बाबू भाई सुहाना रास्ते में ही है और अब बस आती ही होगी। वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। बाबू भाई ने कहा, पर मैं ऑडियंस को कैसे? बाबू भाई अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले आहान ने कहा, बाबू भाई सुहाना आ रही है। इतनी देर जैसे मयूरी ने सबको संभाला है आगे भी संभालेगी। यह बात सुनकर मयूरी को कॉन्फिडेंस मिल गया और वो थोड़ा हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, इस खड़ूस को मुझ पर भरोसा है कि मैं यह कर लूंगी, फिर यह मुझे चैलेंज कर रहा है। बाबू भाई ने कहा, मैं जानता हूँ, पर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन तो सुहाना जी को ही देना है ना। सब लोग टकटकी लगाए बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। मयूरी ने कहा, वो मैं दे दूंगी। मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए स्टार्ट कर दूंगी और जब सुहाना आ जाएगी तब वो आकर स्टेज संभाल लेगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए थे। उसे प्रोडक्ट के बारे में पता था, इसलिए कुछ देर ऑडियंस को हैंडल करना आसान था। तभी बाबू भाई ने आहान से कहा, मुझे लगता है अब आपको VIP एरिया में बैठ जाना चाहिए। यह प्रोडक्ट सनाया ज्वेलर्स का है, आपका वहां पर होना जरूरी है। आहान को इस वक्त कायदे से वहां पर होना चाहिए था, पर वो मयूरी के सपोर्ट के लिए बैक स्टेज था। पर उसे भी लगा कि अब उसे बैक स्टेज नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही VIP एरिया में पहुंचा सब बहुत खुश हो गए और वोटिंग करने लगे। आहान सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो था ही और उसका चार्म भी सबसे बहुत अलग था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थीं। लोगों के बीच उसका अलग ही क्रेज था। लोग फोटो खींच रहे थे और आहान आगे बढ़ रहा था। जब वो अपनी सीट पर बैठ गया तब प्रोडक्ट लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ और अब तक जो लोग चिल्ला रहे थे वो सब भी शांत हो गए। आज के इवेंट की मेन हाईलाइट यह प्रोडक्ट लॉन्च था,
जिसे सुहाना करने वाली थी, पर सुहाना अब तक वहां नहीं पहुंची थी। यह बात ऑर्गेनाइजर जानते थे, पर ऑडियंस को नहीं पता था। वो सब सुहाना को एक्सेप्ट कर रहे थे, पर तभी मयूरी को स्टेज पर देखकर सब हैरान हो गए थे। सबके चेहरे के रंग बदल गए थे और यह बात उसे साफ साफ नजर आ रही थी। किसी ने कहा, यह स्टेज पर क्या कर रही है, यहाँ पर तो सुहाना को होना चाहिए। किसी दूसरे ने कहा, हाँ मैं तो यहाँ पर सिर्फ सुहाना को देखने आई थी। यह कौन है, यहाँ पर क्यों आ गई है? सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मयूरी ने गहरी सांस ली और अपना माइक्रोफोन एडजस्ट किया। वो जानती थी कि किसी भी तरह से उसे ऑडियंस को हैंडल करना ही था। उसने कहा, हेलो एवरीवन, मैं आज के इवेंट की सुपरवाइजर मयूरी मेहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब सुपरस्टार सुहाना का इंतजार कर रहे हैं और वो जल्द ही स्टेज पर आ भी जाएंगी। इस वक्त वो बैक स्टेज हैं और अपनी रैप वॉक की तैयारी कर रही हैं। वो अपना बेस्ट करना चाहती हैं, इसलिए बस थोड़ा टाइम ले रही हैं। तब तक मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। मयूरी के मुंह से यह सुनकर सबको थोड़ा सुकून मिला और सब शांत हो गए। उन्हें लगा कि सुहाना भी जल्दी स्टेज पर आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजर्स के माथे पर इस वक्त पसीना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सुहाना ठीक थी और वेन्यू पर पहुंच जरूर रही थी, पर अब तक वो पहुंची नहीं थी। पर फिर सबने सोचा कि अगर मयूरी ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। इसके बाद मयूरी उन कपल रिंग्स के बारे में सबको समझाने लगी। वो स्पेशल टाइम की कपल रिंग्स थी जिन पर लोग अपने चाहने वालों को फोटो फ्रेम करवा सकते थे। उसका डिजाइन लोग सब कुछ बहुत अलग और अच्छा था। धीरे धीरे मयूरी ने सबका ध्यान उन रिंग्स की तरफ खींच लिया था। यह देखकर मयूरी ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसे उन्हें थोड़ी देर और होल्ड करने का टाइम मिल गया था। कुछ देर बाद सबके चेहरे पर खुशी थी और मयूरी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने जो स्पीच प्रिपेयर की थी वो अब बस खत्म होने वाली थी। उसने रिया की तरफ देखा, पर रिया ने उसे इशारा से यह समझा दिया कि सुहाना अब तक नहीं आई है। यह जानते ही मयूरी इतना परेशान हो गई कि उसके पूरे शरीर का पर पसीना आ रहा था। उसने जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किया। उसने कुछ वक्त सोचने के बाद कहा, यह प्रोडक्ट सनाया ज्वेलर्स और दवे डायमंड के बीच की पार्टनरशिप की वजह से बना है। इसके बीच दोनों कंपनीज का विजन है। अब मैं सनाया ज्वेलर्स के सीईओ मिस्टर आहन रायजादा को स्टेज पर इनवाइट करती हूँ, ताकि वो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और बता सकें। मयूरी की यह बात बोलते ही ऑफिस के सारे लोग हैरान हो गए। उसने कुछ बहुत बड़ा दाव खेला था। सब श्योर थे कि आहन किसी भी कीमत पर स्टेज पर नहीं आने वाला था। आहन के चेहरे के एक्सप्रेशन देख उसे भी एहसास हो गया था कि उसे किसी और को बुलाना चाहिए था। उसके हिसाब से वो तो आहन इतना खड़ूस था कि वो उसकी मदद तो कभी नहीं करेगा। उसने अपनी आंखों से ही आहन से कहा, प्लीज मिस्टर रायजादा, प्लीज स्टेज पर आकर मेरी मदद कर दें। आहन ने भी इशारे से ही जवाब दिया, मैं क्यों तुम्हें बचाने आऊं? किससे पूछकर तुमने मेरा नाम लिया? मयूरी ने फिर इशारे में कहा, अब तो कर दीजिए ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ऑडियंस की नजरें आहन पर टिकी हुई थी। उसके स्टेज पर आने से टाइम और निकल सकता था। वो किसी भी सेलिब्रिटी से तो कम नहीं था। ऑर्गेनाइजर्स भी आहन को देख रहे थे। वो चाहते थे कि बस वो स्टेज पर चला जाए तो मामला काफी सही हो जाएगा। आहन ने सबकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठने का फैसला ले लिया। यह देखकर मयूरी की जान में जान आई। वो बहुत आराम से चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। जब वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो मयूरी ने उसे माइक दिया, पर उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। मयूरी ने सोचा, क्या अब मुझे इसकी बेइज्जती करनी है या फिर मेरी बेइज्जती करवानी है? इसके पास टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने खुद ही पूछ लिया, मिस्टर रायजादा, आपको यह प्रोडक्ट कैसा लगता है? क्या आपने इसे यूज किया है? आहन ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप खड़ा रहा। मयूरी ने धीरे से कहा, प्लीज जवाब दे दीजिए। आहन ने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहाँ पर बस एटीट्यूड में खड़ा था। क्या आहन स्टेज पर मयूरी को बचाने आया था या उसी मुसीबत में डालने आया था?
सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड टाइम टू टाइम अपलोड हो जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट तो ज़रूर से कर देना। और एक ज़रूरी बात, जो कि अगर आप आगे स्टोरी सुनना देखना चाहते हैं एंड आगे न्यू स्टोरीज जो चैनल पर अपलोड होगी वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना मत करना, ठीक है। अगर आपको नहीं देखना है तो मत करना, क्योंकि मुझे फालतू की ऑडियंस नहीं चाहिए। तो आई होप आप मेरा विजन समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आगे जो भी होने वाला है सच में मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर सुहाना पहुँच भी पाएगी या नहीं, और आहान यहाँ पर क्या करने वाला है, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। और मयूरी भी परेशान है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, आपका भाई प्रिंस। तब तक के लिए बाय बाय।